गुड मॉर्निंग। मौर्य राहुल केमिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसी में एक टॉपिक आता है अणु संख्या गुणधर्म। उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या होती है, अणु गुणधर्म संख्या क्या कहलाता है, उसके बारे में हम बहुत सारे बात करने वाले हैं। जैसे मान लो उसके चार प्रकार के होते हैं, उस पर 4 प्रकार की इफेक्ट आती है। 4 प्रकार की इफेक्ट क्या क्या आती है और कैसे कैसे आती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले 4 प्रकार की जो उसके गुण है उसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से गुण है। तो पहला गुण है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा गुण है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा प्रासरण दाब, चौथा हिमांक का अवनमन। ये सब अलग अलग करके हम लोग एक वाइज स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पहले समझ लेंगे ये कि जो ये मेन टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये है क्या, एक्चुअली ये है क्या। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ऐसा बहुत बार हम लोग जान चुके हैं कि मान लीजिए कोई पात्र है, इस पात्र पर ये आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस के नीचे जितना है ये कोई बिलियन है, बिलियन यानी कि लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड हो गया। जब इसे यानी कि वाष्पित होना होगा तो इसकी जो सरफेस पर जितने भी कण हैं पहले वे क्या होंगे, निकल जाएंगे, अभी इनमें कोई रोक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितना भी देख रहे हैं लिक्विड ना, ये लिक्विड ये सब वाष्पशील द्रव है, यानी कि वाष्पशील घटक है, यानी कि ये आराम से वाष्पशील हो सकती है, ठीक है। इस कंडीशन को आप पहले समझ लीजिए। हम जितना भी लिए हैं वाष्पशील द्रव लिया है, यानी कि आसानी से वो वाष्प में चेंज हो सकती है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि कुछ अवाष्पशील विलेय इस विलायक के विलयन में ऐड कर दिए। जब हम ऐड किए तो ऐड करने के बाद हम ये देखें कि ऐड करते हैं, यहाँ पर इसका विलय का कण हो गया, फिर यहाँ पर कण हो गया, फिर यहाँ पर कण हो गया, जैसे इस तरह। मतलब कहने का इसका मतलब ये हो गया, हो सकता है सॉल्यूशन थोड़ा बढ़ जाए, मान लीजिए सॉल्यूशन कुछ बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले था विलय, पहले था सॉल्यूशन यानी विलयन था। वो विलयन कैसा था, वाष्पशील विलयन था। उसमें मैंने क्या किया, कुछ अवाष्पशील विलय को ऐड कर दिए, तो उस विलयन में भी मिक्स होगा, वो अच्छा तरीका से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये होगा कि जो ये सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस, इस सरफेस पे पहले क्या था कि वाष्पशील द्रव था। वाष्पशील द्रव यानी कि आसानी से वो वाष्प में चेंजिंग हो जाता। लेकिन जब विलय इसको ऐड किए, कैसा विलय, अवाष्पशील, जो वाष्प में चेंज नहीं हो सकता है, वैसा विलय को हम ऐड किए हैं। तो जब वाष्प में चेंज नहीं हो सकता है तो वह भी जब विलयन में घुल गया ये भी, तो वह भी सिंपल सी बात है, कोई भी सरफेस पर अपना स्पेस लेगा। जब स्पेस लेगा तो अब देखिए, अब जब इसको वाष्पित होना होगा तो होगा क्या कि ये तो आराम से हो जाएगा, ये आराम से वाष्पित हो जाएगा, ये आराम से वाष्पित हो जाएगा। मान लीजिए ये भी है, ये भी आराम से वाष्पित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाष्पित की कण है, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील घटक की कण है। इसको देखें, ब्लैक और लोग देखते हैं तो ये अवाष्पशील घटक है। तो अवाष्पशील घटक यानी कि आसानी से वो वाष्पशील में यानी कि वाष्प के रूप में चेंज नहीं हो सकता है। तो जब ये नहीं होगा तो ये तो अपना जगह लेगा जी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जगह, यहाँ पर रुका है तो रुका रहेगा, यहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब देखिए इस पर रुकावट डाल रहा है कि नहीं, ये अणु जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये अणु को जाना होगा तो यहाँ पर ये रुकावट डालेगा कि नहीं, बाधा डालेगा कि नहीं।
तो होता क्या है मेरे कहने का, अब इस फिगर को या पूरा जितना एक्सप्लेन किए हम, इससे कहने का मतलब यही निकल रहा है, इसका तात्पर्य यही हो रहा है कि अब विलय में, वाष्पशील विलय में अगर अवाष्पशील घटक या विलय को हम ऐड करते हैं तो उसकी वाष्पशील जो होता है ना, वाष्पन की क्रिया वो घट जाती है या कम हो जाती है। इसका कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए, यही होता है गुणधर्म। तो गुणधर्म तो ये तो समझ गए, लेकिन एक बात और समझिए, गुणधर्म का कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता ये नहीं है कि हम विलय का नाम फिक्स करें, यानी कि विलय हम चीनी भी डाल सकते हैं, यूरिया भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं, बहुत मतलब जो भी अपने इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर शर्त ये होना चाहिए कि वो कैसा विलय होना चाहिए, अवाष्पशील विलय होना चाहिए। दूसरी बात, जो गुण संख्या गुणधर्म की प्रॉपर्टी और एक बात कहती है कि वे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, न कि यूरिया डालेंगे तो कुछ ज्यादा होगा और ये चीनी डालेंगे तो कुछ कम होगा और ये नमक डालेंगे तो कुछ कम होगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस चीज पर करेगा, उसके अमाउंट पर, इसके मतलब कि जो विलय डालेंगे उस कितना मात्रा में डाले विलय, उस पर डिपेंड करेगा, न कि ये चेंज ऑफ प्रकृति पर। प्रकृति को चेंज कीजिएगा तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अमाउंट को चेंज कीजिएगा तो इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे अमाउंट को इफेक्ट क्या होगा, मान लीजिए हम विलय डालें और अधिक मात्रा में डाल दिए तो और अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या होगा, सरफेस पर ज्यादा आएगा, जब ज्यादा आएगा तो इस पर क्या करेगा, इसको वाष्पशील होने से रोकेगा। समझ गए आप? तो यही ये इसको गुणधर्म का ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम पहले एक करके समझेंगे, पहले पढ़ेंगे वाष्पशील द्रव का, वाष्पशील का अवनमन। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, वाष्प का अवनमन पढ़ेंगे, तो वाष्प का अवनमन में पहले दो पिक बना देते हैं। देखिए, ये पिक आपका रहा शुद्ध वाष्पशील द्रव्य के लिए, ये पिक आपका किसके लिए रहा, शुद्ध वाष्पशील द्रव्य के लिए। दूसरी पिक ये रहा अशुद्ध वाष्पशील द्रव्य के लिए। तो इसमें क्या हुआ है, विलय का ऐड हुआ है। विलय यानी कि मान लीजिए NaCl नमक है, NaCl या शुगर हो, चीनी हो, कुछ भी हो, या ग्लूकोज हो या यूरिया हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा, सरफेस पर ये करेगा, स्पेस लेगा, इस पर कोई सरफेस पर नहीं है सिवाय वाष्पशील विलय के अलावा। इसमें अवाष्पशील विलय का अणु जो है इसके सरफेस पर है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए बात, इसको हम मान लेते हैं, इसकी जो वाष्पशील की प्रेशर वाष्प दाब है P1 है, इस पर जब हम मिला दिए तो इसकी वाष्प दाब क्या हुई, P1 नॉट हुई। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखिए, सॉरी इसको यहां पर नहीं, इसको हम सॉल्यूशन हो गया ना, दोनों का जब मिल गया तो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन। ये जब ओनली फॉर अकेले है, ये वाष्पशील विलय है, वाष्पशील सॉल्वेंट है, यानी कि इसका विलायक है, सॉल्वेंट, तो इसको हम P1 नॉट मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग राउट के नियमानुसार पढ़े थे, राउट के नियमानुसार क्या पढ़े थे जी, P इक्वल टू P1 नॉट X1, ये हम लोग पढ़े थे किसके अनुसार, राउट के नियमानुसार। लिख देते हैं राउट के नियमानुसार से। ठीक है, ये अब हम मिटा देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रेशर लिए थे तो फर्स्ट टाइम प्रेशर, देखिए जब शुद्ध विलायक था उस टाइम प्रेशर क्या था, सबसे अधिक वाष्पशील हो जाता था। जब उसमें हम विलायक डाले तो उस टाइम वाष्पशील की क्रिया कम हो गई, यानी कि दोनों के बीच में अंतर हुआ कि नहीं, दोनों के बीच में जब अंतर हुआ वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। यानी कि पहले की अपेक्षा, पहले क्या था,
मान लीजिए पहले था P डेल्टा ए P1 था, ठीक है। उसके बाद में हुआ P नॉट ए। तो दोनों में जब माइनस होगा या डिफरेंस होगा और जो इक्वल मान आएगा वह क्या होगा, डेल्टा P। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस वाला मान जाएगा वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। तो वाष्प दाब का अवनमन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P नॉट 1। P1 माइनस P नॉट 1 लिख देंगे। इसके बाद अब देखेंगे राउट के नियमानुसार P1 का मान क्या है, P नॉट 1 x1 माइनस P नॉट 1। उसके बाद अब देखिए P नॉट 1 और P, इसमें से हम P नॉट 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, x माइनस 1 ये बचा। उसके बाद डेल्टा P को यहाँ पर ला देते हैं, डेल्टा P तो चलेगा ही। अब देखिए हम एक रूल यहाँ पर याद ये थोड़ा रिमाइंड कीजिए, तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 एक बार बतलाए थे, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। P1 नॉट यहाँ पर x2 लिख देंगे इज इक्वल टू डेल्टा P, ठीक है। तो ध्यान दिए कहीं गड़बड़ा तो डेल्टा P, आप देखिए डेल्टा P का मान यहाँ पर है, डेल्टा P का मान रखेंगे क्या है, P1 माइनस P नॉट 1 इज इक्वल टू ये रखेंगे P1 नॉट x2। यहां तक तो आ गए। उसके बाद ये भी तो हम कर सकते हैं, P1 माइनस P नॉट 1 बाई P नॉट 1 इज इक्वल टू x2। ये आपका हुआ एक मान, एक फॉर्मूला निकल चुका है। यहां तक हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर x2 आया है, तो x2 को निकालने के लिए, x2 क्या है जी, मोल फ्रैक्शन है। x2 मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन को हम निकालने के लिए क्या करते थे, N2 बाई N1 प्लस N2 कर देते थे, x2 निकल जाता था। अब N2 N1 कैसे निकालते थे, अब ये भी बात करते हैं। अब पहले बात करते हैं N1 के। देखिए केस को समझिए, इस केस को पहले समझिएगा। तो N2 N1 को कैसे निकालेंगे, तो N2 को पहले निकाल लेते हैं। दिया गया द्रव्यमान W2 बाई मोलर द्रव्यमान M2, N1 को कैसे निकालेंगे, W1 बाई M1, ये भी हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला फाइंड आउट कर देते हैं। इसको मान लीजिए इसको x2 का मान इसमें फाइंड आउट कर देते हैं। तो उसके बाद अब होगा क्या, P1 माइनस P नॉट 1 बाई P नॉट 1 इज इक्वल टू x के जगह पर ये रख देते हैं N2 N1 प्लस N2, ये भी रख सकते हैं, या हम ये भी रख सकते हैं, इतना तो हो गया। या हम ये भी रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक केस आता है, N1 N2 से बहुत बड़ा N1 हो तब, यानी कि न के बराबर N2 हो। उस केस में तो जब न के बराबर N2 हो तो वहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम N1 लेंगे। इस केस में लेंगे, N2 को हटा देंगे, तो तब क्या होगा, N2 का मान रखते हैं। N2 का मान क्या है जी, W2 बाई M2 बटा में N1 का मान क्या है, W1 बाई M1। अब देखिए क्या होगा, P1 माइनस P नॉट 1 इज इक्वल टू बाई P नॉट 1 इज इक्वल टू उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, W2 बाई M2 मल्टी, अब देखिए ये वाला मान ऊपर चला जाएगा, M1 बाई W1। तो अब कंडीशन क्या बनेगा, P1 माइनस P नॉट 1 इज इक्वल टू
W2 मल्टी M1 और M2 मल्टी W1। ये भी आपका क्या हुआ, केस बन गया किसका, इस केस से भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, हालांकि एक ये फॉर्मूला बना, दूसरी फॉर्मूला ये बना था, ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर जब N2 लिखे थे उस टाइम एक फॉर्मूला बना था, तीसरी फॉर्मूला ये, मतलब कि वाष्प दाब का अवनमन के लिए 3 फॉर्मूला बना। 3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका रहा 3 फॉर्मूला, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मेरे नोट्स पर लिखा हुआ है, बहुत सारा अच्छा से लिखा हुआ है, इससे भी अच्छा से लिखा हुआ, तो मेरे नोट्स पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बस आप लोग के जितना भी मैं स्टडी अभी करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर वाइज या टॉपिक वाइज लिखवा कर या एक्सप्लेन कर करवाऊंगा। बस इस पर मैं एक्सप्लेन करने वाला काम कर रहा हूँ, ना कि हम लिखवाने वाला काम कर रहे हैं। लिखवाने के लिए मैं अपना नंबर दे चुका हूँ, नोट्स ले सकते हैं आप लोग उस नंबर पर। ठीक है, तो फिलहाल मैं समझाने और एक्सप्लेन करने वाला काम कर रहा हूँ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस यही मेरा जवाब है। ठीक है ना। तो पढ़ने वाले क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम इजिली कैसे समझेंगे, कुछ फिगर ड्रॉ कर देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी अच्छा से समझ पाएंगे। देखिए क्या होता है, ये कंटेनर हो गया, इसमें लिक्विड है, कैसा लिक्विड है जी, वाष्पशील लिक्विड है, जो इजीली वाष्प में कन्वर्ट हो सकता है, कम टेम्परेचर पर कन्वर्ट इजीली वाष्प में हो सकता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, पानी को ही मान लेते हैं, ये मान लीजिए वाटर ही है, फॉर एग्जाम्पल वाटर ही है, वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। उस टाइम क्या होगा, देखिए एक एटीएम 1 ATM वायुमंडलीय दाब होता है। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको पानी को हीट करेंगे तो इसके अंदर का भी 1 ATM प्रेशर हो जाता है। कब, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करेंगे तब। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही 1 ATM यानी इसके बराबर वायुमंडलीय दाब के बराबर जो बिलियन का दाब है, प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब के प्रेशर के बराबर इसका भी प्रेशर होगा ना, उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉइलिंग होने स्टार्ट होगा। यानी कि उसके अणु जो है, अणु आपस में टूटना स्टार्ट करेंगे। जब टूटते इतना टूटेंगे वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, उसी द्रव को, उसी ऐसे क्या है, वाटर है, वाटर में मैंने ऐड कर दिया NaCl नमक, या हो सकता है चीनी, या हो सकता है यूरिया, हो सकता है ग्लूकोज, कुछ भी ऐड कर दिए। वो कैसा है जी, सॉलिड फॉर्म में है, जो अवाष्पशील है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता है। जब इसको हम मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, मिलाने के बाद इसके कण इसमें अच्छा से मिक्स होंगे, यानी कि इसका वाटर का कण और NaCl नमक का कण दोनों मिक्स हो गए। तो अब बताइए, अब हम हीट क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो क्या बॉइलिंग होगा, इसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग करेंगे तो क्या ये बॉइलिंग हो सकता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें NaCl नमक हम ऐड कर दिए हैं, या हो सकता है ग्लूकोज ऐड कर दिए हैं, चीनी ऐड कर दिए हैं, यूरिया ऐड कर दिए, कुछ भी ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या होता है कि इसकी टेम्परेचर बढ़ाना होता है, यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ATM क्या है जी, वायुमंडलीय दाब, 1 ATM वायुमंडलीय दाब, तो इसकी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी ना। तो 1 ATM से इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 1 ATM से अधिक होगी। कब के कंडीशन में, जब इसमें NaCl या कोई सॉलिड विलेय मिलाएंगे तब। और वह भी सॉलिड विलेय कैसा होना चाहिए, जो वाष्प में परिवर्तित न हो, वैसा सॉलिड हम लेंगे। तो लेने के बाद हम ये देखते हैं कि क्वथनांक को जितना बढ़ाएंगे उतना ही वायुमंडलीय दाब कम होगा। समझ रहे हैं। और दूसरी बात, इसको हम मान लीजिए T1, इसको हम मान लीजिए
इसको ये क्या है, शुद्ध है ना, शुद्ध द्रव है, तो T01 इसको हम मान लीजिए T1। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ओनली फॉर वाटर के मिक्सचर है, ये वाटर और NaCl का दोनों का मिक्सचर है। तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट हो गया, और ये सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम T1 माने, और सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम T1 माने। तो अब क्या होगा, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ त्रुटियां आएगी, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। जो अंतर आएगा वही तो कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा जी, तब के कंडीशन में डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T01, ये होगा। अब देखिए क्या होगा, मिटा देते हैं ये सब। ये कंडीशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये भी होगा, अभी हम लोग क्या पढ़े कि जितना भी अभिलेख की संख्या मिलाएंगे तो उसकी क्या होगी, डेल्टा टी का मान बढ़ेगा। यानी कि इसमें हम NaCl की मात्रा जितना ही अधिक मिलाएंगे उतना ही पिछले वाले जो शुद्ध सॉल्वेंट था, ब्लैक था, उसकी अपेक्षा त्रुटियां अधिक होगी। यानी त्रुटियां को किससे डिनोट किए हैं, डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी लिख देते हैं, डेल्टा टी समानुपाती NaCl को हम मोलालता कह सकते हैं, NaCl को मोलालता कह सकते हैं। यानी कि जितना ही अधिक मोलालता को हम मिलाएंगे उतना ही अधिक त्रुटियां निकलेगी। यानी कि डेल्टा टी समानुपाती M, ये कंडीशन हुआ। हम जानते हैं कि मोलालता का फॉर्मूला M इक्वल टू होता है WB मल्टी 1000 बाई MB मल्टी V इन लीटर में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तब के कंडीशन में अभी ये इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू KB मोलालता। अब बोलिए KB क्यों लिए, समानुपाती को हटाने के लिए हम इक्वल लगाएं, तो यहाँ पर कोई नियतांक लिख देते हैं, नियतांक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं नियतांक, नियतांक है। M क्या है, M का फॉर्मूला फाइंड आउट कर देते हैं। तो फाइंड आउट करने से पहले हम यहीं पर लिख देते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू KB WB मल्टी 1000 बाई MB मल्टी लीटर, सॉरी लीटर में है ना, इन ml होगा ना। क्यों ml होगा, क्योंकि 1000 से मल्टी कर चुके, इन ml। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला निकल गया। तो ये हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ये हम लोग का एक फॉर्मूला निकल गया है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला हम लोग का निकल गया। और थोड़ा इस पर बात कर लिया जाए, नियतांक को हटा दीजिए, नियतांक को यहीं पर लिख दिए, नियतांक। अच्छा, अब बताइए, हम ये भी तो लिख सकते हैं डेल्टा टी, M है, M को यहाँ पर भी ला सकते हैं, यानी कि KB। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर हमको नियतांक मुझे पता करनी होगी तो उसकी त्रुटियां देख लेंगे कि त्रुटियां में कितनी डिफरेंस हुई है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद देख लेंगे मोलालता नहीं दिया रहेगा तो उसमें ये दिया रहेगा कितना आपका ये मोलर दिया गया द्रव्यमान है, कितना मोलर मास है, ये दिया रहेगा, तो आप मोलालता निकाल सकते हैं। कितना लीटर में दिया गया है वो भी, अगर ये सब रहेगा तो मोलालता निकाल देंगे। और मोलालता आपको पता है और ये दोनों में डिफरेंस पाता है, यानी कि डेल्टा टी पाता है, तो आप नियतांक पता कर सकते हैं। ये भी एक फार्मूला होगी, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल में काम आएगा। और ये भी, यानी कि दो फार्मूला हम लोग इसमें स्टडी किए। दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके, किसके लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं प्रसारण। अगला हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रसारण दाब, यानी कि ऑटोमिक प्रेशर। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा विसरण, विसरण के बाद समझना पड़ेगा प्रसारण, प्रसारण के बाद हमको समझना पड़ेगा प्रसारण दाब। ठीक है, तो पहले हम लोग विसरण समझ लेते हैं। विसरण क्या होता है, देखिए विसरण को समझाने के लिए सिर्फ बस एक एग्जांपल देंगे जिसके थ्रू आप लोग समझ जाएंगे। वो एग्जांपल क्या है, आप
ऐसे 3 कंटेनर बनाइए। 3 कंटेनर ऐसे मत बनाइए, कांच के लीजिए 3 कंटेनर, ठीक है। पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, से कुछ भी हो सकता है। जब आप, हाँ इसमें कुछ क्या है, वाटर भर दीजिए, वाटर लिख देते हैं, वाटर, वाटर भर दिए। इसमें अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कुछ बूंद हम इसमें कोई इंक ऐड करेंगे। इंक डालेंगे या कोई कलर डालेंगे, बेटर रहेगा इंक डालिए। इंक डालने की अपेक्षा आप देखेंगे जब जैसे इंक को डालेंगे तब होगा क्या कि इंक आकर पहले कंडीशन में ऐसे दिखाई देगा, दूसरे कंडीशन में ऐसे आपको दिखाई देगा, दूसरे कंडीशन में इस पर, दूसरे कंडीशन में यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में ऐसे दिखाई देगा, और थर्ड स्टेप में ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ऐसे दिखाई दिया, दूसरे में ऐसे दिखाई दिया, और तीसरे में ऐसे दिखाई दिया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब ये आया ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता C2 है, तो C1 यानी कि जब आया, जो इंक है, इंक की सांद्रता बहुत अधिक होती है, यानी कि C1 मोर देन C2 से बहुत अधिक होती है। दूसरी कंडीशन में क्या हुई कि इसमें जैसे ही गई तो C1 की सांद्रता अधिक हुई, लेकिन कुछ उसके C2 में मिलकर यानी कि फैल गई, फैलने के कंडीशन में कुछ अब रह गया है। और तीसरी कंडीशन में देखेंगे कि C1 इज इक्वल टू C2, यानी कि दोनों की सांद्रता इक्वल हो गई, यानी कि हेमोजेनियस हो गई, समांगी हो गई, एक प्रकार हर जगह उसका मिश्रण समान हो गया। कंडीशन में देखते हैं, पहले इंक को लाए तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण हुआ और पूर्ण रूप से मिश्रण नहीं हो पाया था। थर्ड स्टेप में देखे कि पूरा एकदम मिश्रण हो गया था, एकदम अच्छा से मिश्रण हो चुका था, इसमें कोई ये त्रुटियां नहीं थी, बहुत अच्छा से मिश्रण हो चुका था। इसमें क्या हो, बिल्कुल मिश्रण नहीं हुआ था, आया अपना, इसका कण केवल दिखाई देगा। कब होगा, जैसे ही आप वाटर में कोई इंक को डालेंगे, उस कंडीशन आप देखिएगा, कुछ ही पल बाद ये कंडीशन दिखाई देगी, बहुत देर बाद, यानी कि लॉन्ग टाइम लिख देते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद देखिएगा कि इनकी चारों ओर समान रूप से मिश्रण हो चुकी है, तो उसको हम बोले समांगी मिश्रण। तो हम लोग क्या देखे कि इसकी सांद्रता सबसे अधिक थी, किसकी, इंक की। वाटर की सांद्रता कम थी। दूसरे स्टेप में देखे कि सांद्रता इंक की अभी भी अधिक है, लेकिन वाटर की तुलना में ज्यादा अधिक नहीं है। तीसरे स्टेप में देखे कि सांद्रता C1 और C2 की दोनों की सांद्रता इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, विसरण कहते ये विसरण समझ गया आप। दूसरे स्टेप में आप समझेंगे प्रासरण। प्रासरण क्या होगी, आप सभी को अभी बता दे रहे हैं। प्रासरण देखिए, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हम कंटेनर लेते हैं, ऐसे कंटेनर लिया, इसमें हम एक अर्धपारगम झिल्ली को डाल दिए, अर्धपारगम झिल्ली है, लिख देते नाम अर्धपारगम झिल्ली। इसमें मैंने क्या किया, कुछ वाटर को, यानी कि बिले, वाटर क्या होता है, बिले लिख देते हैं, विलायक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे अगला कंडीशन,
इसमें क्या है, इसमें है सॉल्यूशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये क्या है, सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी तो सांद्रण है कम C1 है, सॉरी C2 है, इसकी सांद्रण C1 है, यानी कि इसकी सांद्रण कम है, इसकी सांद्रण कम है, इसकी सांद्रण अधिक है, इसकी सांद्रण कम है, इसकी सांद्रण अधिक है। जब ये है एक साइड क्या है, बिलियन है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, लिख देते हैं, दो प्रकार के बना देते हैं, दो प्रकार के सॉल्यूशन है। जब हम इसे वाटर और इस साइड ये क्या रखते हैं, बिलियन रखते हैं, इस साइड हम विलेय के रूप में हम क्या रखते हैं, वाटर। ऐसे मान लीजिए हम NaCl प्लस वाटर को ऐड कर दिए, NaCl प्लस वाटर को ऐड कर दिए, इन्हें ये वाटर को ऐड किया। तो ये बताइए जब ये होगा तो प्रक्रिया क्या होगा, C2 है, कम सांद्रण है, कम सांद्रण ये अधिक सांद्रण की ओर जाएगा, कम सांद्रण जो है ये अधिक सांद्रण की ओर जाएगा। ठीक उल्टा प्रक्रिया, उसके अपेक्षा उल्टा प्रक्रिया होगी। ये तब तक जाएगा जब तक इस पर कोई प्रेशर न लगे, ये तब तक जाएगा जब तक इस पर कोई प्रेशर न लगे। अब इस पर प्रेशर लगाने के लिए एक प्लेट लेते हैं, यहाँ पर प्लेट बनाते हैं, इस पर अब हम प्रेशर लगाते हैं यानी कि दाब लगाते हैं। जितना मात्रा में दाब लगाएंगे, यानी कि जो दाब लगाते हैं किस लिए, कि इसकी सांद्रता इसमें प्रवाहित न हो, यानी कि इसकी सांद्रता जो है, इसकी सांद्रता इसमें न जाए। ये प्रक्रिया रोकने के लिए हम एक दाब का यूज करते हैं। वो दाब का जो यूज करते हैं वही दाब क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रासरण कहलाती है। ये प्रक्रिया प्रासरण कहलाती है, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह गति करती है, इस प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं। और वो प्रक्रिया को रोकने वाली दाब को हम प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो इसके रूल को समझ लिया जाए, यानी समानुपाती क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रासरण दाब होती है उसे हम पाई से डिनोट करते हैं, जो प्रासरण दाब होती है उसे हम पाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए 1/2 के नियमानुसार लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद ये है स्टेप है जो हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। हाफ के नियमानुसार क्या होता है, पाई समानुपाती C, यानी कि प्रेस जो सांद्रता होती है जो सांद्रता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। किसकी दाब, जो दाब हम लगा रहे थे सांद्रता को रोकने के लिए, वो दाब के समानुपाती होती है। कौन, ये सांद्रता। अब देखिए इस हम समानुपाती को हटाने के लिए पाई = RC करेंगे, RC का यूज कर सकते हैं। अब अगला कंडीशन में ये देखेंगे, C का हम मान जानते हैं कि C = होता है, सांद्रता बराबर होता है WB × 1000 by MB × V लीटर इन ml में, ये हम जानते हैं। तो इसकी मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पाई = RWB × 1000 by MB × V in ml, इतना कर दिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला देखिए ऊपर चलिए। तो अगला स्टेप में क्या होता है, प्रासरण दाब। हम जानते हैं कि प्रासरण दाब हम जानते हैं कि प्रासरण दाब गैस के नियमानुसार होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा जी, ये आपका हो जाएगा
PVNRT, PVNRT। अब देखिए आर का वैल्यू हम आप सबके सामने पुट कर देते हैं। तो अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू हम ये भी तो लिख सकते हैं NRT बाई भी, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए R का मान हमको फाइंड आउट करना, R का मान हम लिख देते हैं 0.0821 होता है, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स होता है, लीटर ATM मोल इनवर्स होता है। ये किसका मात्रक है, ये R का मात्रक है, ठीक है। तो R का मान हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगला अकॉर्डिंग हम अगला स्टेप चलते हैं कि NV क्या होता है। तो हम लोग को ये दिया गया। हाँ, एक और बात, P जो है अच्छा हम ये भी देखते हैं, P भी क्या है, प्रासरण दाब है, पाई भी क्या है, प्रासरण दाब है। तो ये क्या है, ये है गैस के लिए, ये क्या है सॉलिड फॉर्म के लिए, सॉलिड स्टेट के लिए पाई जो है प्रासरण दाब है, यानी सॉलिड फॉर्म के लिए पाई जो है प्रासरण दाब उस टाइम मात्रा काम कर रहा है। और जब गैस फॉर्म होता है तो गैस फॉर्म के लिए P प्रासरण दाब का ऐसे सिंबल होता है। तो उस कंडीशन में P के जगह पर पाई लिख देते हैं, पाई इक्वल टू NV RT। अच्छा NV को हम ये भी तो लिख सकते हैं N बाई V इक्वल टू सांद्रण या इक्वल टू मोलारता, ये भी तो हम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर सांद्रण कांस्टेंट कर देते हैं, पाई इक्वल टू CRT। इतना हुआ, करिए CRT। उसके बाद अब देखिए CRT जब यहाँ पर किए तो उसके बाद अब इजिली फार्मूला हम लोग का निकल गया, फाइंड आउट हो गया। फार्मूला क्या हो, पाई इज इक्वल टू, अब C का मान क्या है जी, C का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं WB मल्टी 1000 बाई MB मल्टी V इन ml, ठीक है। उसके बाद अब देखिए RT बचा हुआ है, तो R का मान हम पता कर लिया है कि यहाँ पर इतना है। उसके बाद T क्या है, T टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे है, बस यही हम लोग का क्या हुआ, लास्टली फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो लंबा हो चुकी है, सो हम आज यहीं पर आपका ये वीडियो कटअप करेंगे। और हाँ दूसरी बात, हम सॉल्यूशन के चैप्टर में लास्टिंग कंडीशन में चल रहे हैं। अगला एक और वीडियो, एक या दो वीडियो और आएगा जिसको लेकर सॉल्यूशन मेरा समाप्त हो जाएगा। और थर्ड चैप्टर जो होगा वो आपका दूसरा कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होगा। तो वेट करेंगे, तब तक ये ले, ठीक है, बाय। और हाँ दूसरी बात, और 11th क्लास के बेसिक केमिस्ट्री चालू हो चुका है, तो उस पर जो भी 11th क्लास के लड़के पढ़ना चाहते हो उसको हम शेयर आप लोग कीजिए। 11th क्लास के मेरे भी यूट्यूब चैनल पर 11th क्लास का भी वीडियो जा रहा है, अपलोड हो रहा है, ठीक है, बाय।